हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स ज़रूर जाकर देखें सबसे पहले, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली इसमें दिया क्या हुआ है। किसी भी बुक से अगर हम देखें तो भी हम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम लोग एक सिंपल तरीके से समझेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक्चुअली क्या है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था सूटन एंड बोवेरी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? सूटन एंड बोवेरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। समझेंगे इसको इंडिपेंडेंटली कैसे दी थी। तो जो हमारे सूटन थे, उन्होंने 1902 में क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया, क्रोमोसोम के जो मूवमेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने ये पाया कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो जो मेंडेलियन फैक्टर्स थे उनसे रिजेंबल करते हैं। यानी क्रोमोसोम्स का रिजेंबलेंस उन्होंने देखा जीन्स में, ठीक है, और उसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया बोवेरी ने। ठीक है, उसी चीज को जो सूटन ने ऑब्जर्व की थी, उन्होंने बोला था, कहा था, उसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम किया बोवेरी ने। इसलिए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका क्रेडिट इन दोनों को जाता है। इन्होंने काम इंडिपेंडेंटली किया था पर ऑब्जर्वेशन इन दोनों के सेम थे। ठीक है, तो इसीलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो सूटन और बोवेरी ने दी थी। इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया था और 1902 में ये थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों देखो क्या था कि जो हमारे मेंडल थे, उन्होंने जो भी चीज़ें हमें बोली थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली थी कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं इनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम यूनिट फैक्टर बोल सकते हैं, जो कि आज जीन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो जीन्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली ये मूव कर सकते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस दौरान एक ही अलील एक हमारे गैमेट में जाती है, यानी एक यूनिट फैक्टर ही एक गैमेट में जाता है, और एक अलील दूसरे अलील से इंडिपेंडेंटली जा सकता है। एक दूसरे से लिंकेज शो नहीं करते हैं, कोई भी एक दूसरे से लिंकेज शो नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मेंडल ने बोली थी। साथ साथ में मेंडल जी ने कुछ स्टैटिक्स भी इस्तेमाल किए थे, बायोस्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किए थे। पर मेंडल ने इतनी सारी चीज़ें की थी, उसके बाद भी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। बच्चों अब एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनका जो काम था वो समय से आगे था, यानी अहेड ऑफ टाइम था। उनका जो काम था वो उस समय कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि ना तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी, ना ही डीएनए के बारे में किसी को पता था, ना ही मियोसिस माइटोसिस किसी चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता था, ना ही जीन्स और ना ही अलील्स के बारे में लोगों को जानकारी थी। इसलिए उनके काम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज ही नहीं थी कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। पर 1900 में लोगों ने देखना शुरू किया, जब तक क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और काफ़ी और डिस्कवरी हो चुकी थी, लोग समझना शुरू हो गए थे। जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो समझना शुरू हो गई थी कि हाँ, क्रोमोसोम जैसी भी कोई चीज़ होती है और कैरेक्टर ट्रांसफर जैसी भी कोई चीज़ होती है। जब ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई तो लोगों ने क्रोमोसोम मूवमेंट भी देखा कि कैसे मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम या फिर माइटोसिस के दौरान कैसे क्रोमोसोम पहले मेटाफेज के टाइम पर एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, और फिर एनाफेज के दौरान अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं। फिर वो मतलब ऑल द वे अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है सेल। इस तरीके से क्रोमोसोम मूवमेंट देखे गए। तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि जो मेंडल जी इतने साल पहले कह गए थे वो सही बोलते थे। ठीक है, उनका एक एक ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था, और यही चीज़ ऑब्जर्व की थी हमारे जो साइंटिस्ट थे सूटन। उन्होंने 1902 में ये चीज़ ऑब्जर्व की और उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम होते हैं और जो जीन्स होते हैं, यानी मेंडेलियन फैक्टर्स जो हैं, यानी कि जीन्स,
और जो हमारे क्रोमोसोम है उनमें पैरेललिज्म है, यानी कि वो दोनों पैरेलल है, उन दोनों का नेचर एक जैसा है, उन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। उन्होंने ये चीज देखी और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने ये बात बोली कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स शो सेम बिहेवियर, और इसी बेसिस पर उन्होंने जो मेंडल के लॉज थे उनको वैलिडेट करने का काम किया, यानी उसको एक वैलिडेशन दिया कि हाँ उन्होंने जो चीज बोली थी बिल्कुल सही बोली थी। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थे, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीन से पैरेललिज्म शो करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल सेम पैटर्न शो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क्रोमोसोम होते हैं वैसे ही जीन होते हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली थी। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये चीज बोली, उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बोला कि जो हमारे मेंडेलियन फैक्टर्स हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। उन्होंने बोला कि मेंडेलियन फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये बात उन्होंने बोली। ऑल्सो मेंडेलियन फैक्टर्स शोज सिमिलैरिटीज विद क्रोमोसोम, उन्होंने ये बात बोली। तो ये है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि दोनों साइंटिस्ट ने ये बात बोली कि मेंडेलियन फैक्टर्स एक्चुअली में क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं, और मेंडेलियन फैक्टर्स और जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो काफी सिमिलैरिटी शो करते हैं, उनमें काफी सिमिलैरिटी होती है। अब ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस हैं या ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो कि सपोर्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। बच्चों अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने बोला कि मेंडेलियन फैक्टर्स पर ही, मतलब मेंडेलियन फैक्टर्स ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब हम इसको समझते हैं कि ये चीजें कैसे सपोर्ट, मतलब कौन सी चीजें सपोर्ट करती है हमारे इस थ्योरी को। देखिए बच्चों, अगर हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बच्चों क्या आइडिया होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि हमारे पास दो इंडिविजुअल्स होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा मेल इंडिविजुअल है और एक हमारी फीमेल इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर ये जो हमारा मेल इंडिविजुअल है ये एक गैमेट बनाएगा जो कि हमारा मेल गैमेट होगा, और ये जो हमारी फीमेल इंडिविजुअल है ये एक गैमेट बनाएगी जो कि हमारा फीमेल गैमेट होगा बच्चों। तो ये जो हम इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी हम अपनी ही बात करें, ह्यूमंस की ही बात करें, तो हम लोग डिप्लॉयड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? हम लोग डिप्लॉयड होते हैं। तो हमारे पास हर एक क्रोमोसोम का सेम क्रोमोसोम होता है, यानी पेयर में हमारे पास क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर हमारे पास 23 क्रोमोसोम है तो उन 23 के और एक कॉपी पाई जाएगी, यानी हमारे जो क्रोमोसोम है पेयर में पाए जाते हैं। पर जब गैमेट बनता है तो गैमेट में सिर्फ एक ही सेट जाता है क्रोमोसोम का, और हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है, बस दो नहीं होती है। तो गैमेट्स क्योंकि हमारे हैप्लॉइड होता है इसलिए एक ही सेट जाता है बस, और इसी तरीके से इसमें भी एक ही सेट जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए? ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब ये हमारे गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस मिलेगा। जो ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो हमारा एक चीज बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा जाइगोट होता है इसमें एक हमारा होता है न्यूक्लियस का हिस्सा, एक होता है एग का हिस्सा। तो दोनों ये जो होते हैं ये दोनों फ्यूज करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, तो सिर्फ स्पर्म का हमें न्यूक्लियस मिलता है और एग हमें पूरा मिलता है। ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस मिलता है और एग हमें पूरा मिलता है। इससे बात हमें पता चलती है कि न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अलावा कोई और चीज इंपॉर्टेंट होती तो फिर स्पर्म से वो भी चीज हमारे जाइगोट को मिलती। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज्यादा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस स्पर्म का और ये हमारा ओवा का, एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फिर हमारा जाइगोट बनता है। तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्योंकि इसके पास एक सेट है क्रोमोसोम का, इसके पास एक सेट है, तो जाइगोट जब बनेगा इन दोनों के फ्यूजन से तो जाइगोट के पास दो सेट होंगे। कहने का मतलब है पेयर में होंगे। अब एक सेट इससे मिला, एक सेट इससे मिला, तो दो सेट हो गए, यानी अब पेयर बन गया हर एक क्रोमोसोम का। तो इसीलिए ही जाइगोट जो है हमारा डिप्लॉयड होता है।
ठीक है, जाइगोट हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ओके, एंड दिस इज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं और इंडिविजुअल्स भी हमारे डिप्लॉयड होते हैं। तो जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होता है, इसीलिए तो जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो जाइगोट से डायरेक्टली बन जाते हैं माइटोसिस होके, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, खाली मल्टीप्लिकेशन और सेल्स का होता है, क्लीवेज वगैरह, वो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो जाइगोट से फिर हमारा डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या चीज़ होती है कि ये हमारी चीज़ें ऐसे हो जाती है, ये हमारा सीक्वेंस चलता है। तो बच्चों अब यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, फिर हमारा जाइगोट बनता है। न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है, और डीएनए से ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। समझ रहे हैं आप ये चीज़, जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। अगर न्यूक्लियस फ्यूज करता है तभी दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल बच्चे के अंदर आ पाता है, और दोनों का आ पाता है इसलिए बच्चे के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली जो कैरेक्टर ट्रांसफर हैं वो न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, और जो हमारा डीएनए होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में रहता है हमारे न्यूक्लियस में, और क्रोमैटिन क्रोमोसोम में सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम बन जाते हैं जब हमारा सेल डिवीजन चल रहा होता है, ठीक है। हम इसको और सिंपल करके इतना बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा जो डीएनए है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में रहता है, और ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम बना देती है जब डिवीजन हो रहा होता है, क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अगर आप चाहेंगे तो एक मैं सेपरेट इस पर लेक्चर जरूर लूंगी कि क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है, इस पर भी मैं एक लेक्चर ज़रूर लूँगी। पर फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, और क्रोमैटिन क्रोमोसोम बना देते हैं जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमें इतना पता चला कि जेनेटिक मटीरियल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही कैरेक्टर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है, और क्रोमोसोम 2 सेट में होते हैं, गैमेट में सिर्फ एक सेट जाता है, फ्यूज होने के बाद दोनों सेट आ जाते हैं। तो ये तो हमारे क्रोमोसोम की बात हो गई। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका ये कहना है कि क्रोमोसोम और जीन्स में पैरेललिज्म है, यानी दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर कैसे हैं ये हम देखते हैं बच्चों। एक चीज देखो, अगर हमारे पास जीन्स को अगर हम लेके चलें, ठीक है, तो जैसे कि क्रोमोसोम हमारे पेयर में पाए जाते हैं, उसी तरीके से जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर में पाए जाते हैं, उनके फैक्टर्स भी। यानी एक अगर जीन है तो उसकी 2 फॉर्म्स एक साथ पाई जाती हैं। समझ रहे हैं आप ये चीज कि एक जो जीन है उसकी 2 फॉर्म्स एक साथ पाई जाएंगी, वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग अलील्स बोलते हैं। जीन की जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम अलील्स बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि जीन की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बाद में पता चली थी। मेंडल का यही कहना था कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो पेयर में चलती हैं, ठीक है। तो जीन्स हमारे पेयर में चलती है, तो क्रोमोसोम भी हमारे पेयर में चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, यानी अलील्स। क्रोमोसोम और जो जीन्स हैं दोनों ही पेयर में चलते हैं। गैमेट में हमारा एक ही क्रोमोसोम आ पाता है दोनों में से। उसी तरीके से जो जीन्स के 2 अलील्स हैं, एक जीन के 2 अलील हैं, उनमें से भी एक ही हमारे एक गैमेट में आ पाएगा, दोनों नहीं आ पाते हैं। ये भी हमें चीज़ पता है। जैसे कि जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो कैसे होता है, टी से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम गैमेट बना रहे हैं एक ऐसे इंडिविजुअल का जो कि हमारा टॉल है प्योर, तो उसके पास 2 अलील्स हैं, एक कैपिटल टी दूसरा भी कैपिटल टी। पर जब गैमेट्स बनेंगे तो सिर्फ एक ही कैपिटल टी एक गैमेट में आएगा, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमेट में जाएगा। उसी तरीके से क्रोमोसोम भी होते हैं, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, यानी एक ही सेट ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से एक ही अलील ट्रांसफर होगा एक गैमेट में। ये सिमिलैरिटी होगी। जब दोनों इंडिविजुअल के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं तो फिर क्या होता है, दोनों जो सेट है वो एक साथ आ जाते हैं क्रोमोसोम के। उस तरीके से दोनों अलील्स एक साथ आ जाते हैं जीन्स के। जैसे कि बच्चों अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को डिस्कस करना चाहें कि जब 2 इंडिविजुअल्स के जो गैमेट्स हम फ्यूज करते हैं तो क्रोमोसोम के दोनों सेट एक साथ आ जाते हैं, उसी तरीके से अलील का भी होता है। एक गैमेट जिसमें कि कैपिटल टी अलील है और दूसरा गैमेट जिसमें कैपिटल टी अलील है, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो एक इंडिविजुअल बनेगा जिसमें कि दोनों अलील्स एक साथ आ जाएंगी।
वही चीज क्रोमोसोम में होती है, तो ये भी क्रोमोसोम का सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये सब चीजें, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इससे साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है कि जीन्स और क्रोमोसोम एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, साबित हो रही है ये चीज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूसरी चीज क्या थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, कि जीन्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के। उन्होंने बोला था मेंडेलियन फैक्टर्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, तो उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली थी। अब इसको कैसे पहचाने, इसको कैसे हम प्रूव करें कि ये बात सही थी, कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों? देखो, जैसे क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है उसी तरीके से हमारे जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बात बोली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाले साइंटिस्ट ने कि जो अलील्स होती हैं वो यही इसके ऊपर ही प्रेजेंट होती है, जो अलील्स होती हैं वो इसके ऊपर ही प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों और कैसे साबित कर सकते हैं इस चीज को? क्योंकि देखो, जब 2 क्रोमोसोम इंडिविजुअल में थे, गैमेट में सिर्फ एक ही गया और अलील्स भी एक ही जाती है, यानी जीन्स जो हैं वो भी एक एक ही जाएंगे। अगर टी है, इसके पास स्मॉल टी है, तो इसके गैमेट में एक में सिर्फ कैपिटल टी एक ही जाएगा बस, और इसके में स्मॉल टी एक ही जाएगा बस। ठीक है, इंडिविजुअल में दोनों अलील्स हैं पर गैमेट में सिर्फ एक ही जाएंगे, इसके गैमेट में भी एक ही जाएगा, इसके गैमेट में भी एक ही जाएगा, इसके में कैपिटल टी, इसके में स्मॉल टी। ठीक है, जब ये जाइगोट बन जाएगा तब इसमें दोनों चल जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग थे तो इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी 2 सेट चले गए। ठीक है, तो ये तभी तो पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब ये जो अलील्स हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। आप समझेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट है, यानी अगर हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है तो उस फर्स्ट क्रोमोसोम जैसा ही एक और क्रोमोसोम होगा, अगर सेकंड क्रोमोसोम है तो सेकंड क्रोमोसोम की भी एक कॉपी होगी। इस तरीके से 23 के 23 क्रोमोसोम्स की हमारी एक एक कॉपी होती है। तो जो कॉपी होती है एक क्रोमोसोम की उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो जो हमारा एक जीन की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो 2 अलील्स होती हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। अब वो जो अलील्स हैं वो एक जैसी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती हैं। अगर एक जैसी भी हैं तो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम पोजीशन पर, उनका लोकस भी सेम होता है। जहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक चीज होती है जीन लोकस। जीन लोकस क्या होता है? क्रोमोसोम पर जहां एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है उसको हम जीन लोकस बोलते हैं। क्रोमोसोम पर जहां पर्टिकुलर पोजीशन पर एक जीन प्रेजेंट होता है उसको हम जीन लोकस बोलते हैं। तो ये जो हमारे अलील्स होते हैं, क्योंकि ये सेम जीन के फॉर्म्स होते हैं, जीन तो सेम होता है ना, पर मतलब इसकी फॉर्म्स अलग होती है, समझ रहे हैं चीज? तो ये सेम जीन ही होते हैं, बस उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। तो इसीलिए इनका लोकस भी सेम होता है कि इस वाले क्रोमोसोम पे जहां टी पाया जाएगा कैपिटल टी, इस वाले पर भी कैपिटल टी वहीं उसी जगह पाया जाएगा। समझ रहे हैं आप ये चीज? तो इस तरीके से पाए जाते हैं। इनका जो हमारा क्या बोल सकता है लोकस होता है वो हमारा सेम होता है, बिल्कुल लोकस इनका सेम होता है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद जब एक क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, इसी वजह से तो सिर्फ एक ही अलील ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगर ये दोनों अलील्स एक ही क्रोमोसोम पे होती तो फिर दोनों ट्रांसफर हो जाती, और अगर एक क्रोमोसोम पर नहीं होती तो ट्रांसफर कैसे होगी फिर, है ना? तो क्योंकि आप समझिए इस चीज को कि स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस जाता है जाइगोट में और फिर भी ये अलील पहुंच जाती हैं जाइगोट में। अगर स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस जाता है और अलील्स भी पहुंच जाती हैं जाइगोट में, इसका मतलब है ये अलील्स न्यूक्लियस में है। अब न्यूक्लियस में भी कहाँ होंगी ये? न्यूक्लियस में भी बच्चों ये कहाँ होंगी? न्यूक्लियस में भी ये क्रोमेटिन पर होंगे। तो क्योंकि स्पर्म सिर्फ हमारा क्रोमेटिन कंट्रीब्यूट करता है, यानी स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस जाता है जाइगोट में और अलील भी पहुंच जाती है, इसका मतलब अलील्स कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर हैं। और कहाँ है वो? क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि पैटर्न भी सेम फॉलो हो रहा है। तो एक अलील एक क्रोमोसोम में होती है, और अगर एक अलील एक क्रोमोसोम में होगी तभी तो दोनों अलील्स क्रोमोसोम के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो हमारी अलील्स होती हैं वो, यानी जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी वो तभी शो कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे जीन्स होते हैं वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोम पर कैरेक्टर्स होते हैं ना, क्रोमोसोम की वजह से ही हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं अलग अलग। जैसे कि एक जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर है तो उसकी अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर आता है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये चीज? तो जैसे कि क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से हमारे
जीन्स भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, उसी तरीके से जीन्स भी पेयर में पाए जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एक गैमेट में आ सकते हैं, अगली जनरेशन में जा सकते हैं, उसी तरीके से अलील्स भी यानी कि जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली दूसरे गैमेट में जा सकती हैं और सेग्रीगेट हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्रोमोसोम का भी यही बिहेवियर होता है। तो इस तरीके से जीन्स और क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, मतलब सिमिलर होते हैं, और जीन्स हमारे क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, ये बात साबित हो जाती है इन सब चीज़ों से।